अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 को जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ख़त्म किया था उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज इसलिए मैं आपको हर चैप्टर के एंड में करवा रहा हूँ क्योंकि ये एमडी कैट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड में भी और आपके टेस्ट में भी जो बातें पूछी जाती हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स ही ज़्यादा पूछी जाती हैं क्योंकि आपके सिलेबस में जो टेस्ट है वो बेसिकली तो उसमें हम आज सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स को देखते हैं। एंजाइम के पूरे चैप्टर को हमने पढ़ा है तो आपको ये चाहिए कि आप अपने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से फिल करें, खुद समझें कि फिल इन दी ब्लैंक्स क्या है, ट्रू एंड फॉल्स क्या है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, ट्रू एंड फॉल्स नहीं आते, लेकिन जो बोर्ड में पेपर बनाने वाले होते हैं, एमडी कैट में पेपर बनाने वाले होते हैं, वो इन चीज़ों को ज़रूर पिक करते हैं। तो ये बहुत अहम चैप्टर है आपके एमडी कैट के लिहाज से भी। सबसे पहला जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ। अब जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, आप सब जानते हैं। तो एंजाइम अगर प्रोटीन है वो हज़ारों किस्म की अमाइनो एसिड से मिलकर बने होंगे। तो यही आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाएगा कि एंजाइम्स आर कंपोज 100 ऑफ ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन देकर, तो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। सम एंजाइम कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट। अब कुछ एंजाइम जो होते हैं ना वो मुश्तमिल होते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट पर, नॉन एज, यानी कि उनको नॉन प्रोटीन पार्ट ज़रूरी चाहिए होता है, उनके साथ अटैचमेंट लाजमी होती है नॉन प्रोटीन पार्ट, तो उसे हम कोफैक्टर का नाम देते हैं क्योंकि कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये एसेंशियल है। अगर एंजाइम ने अपना काम परफॉर्म करना है तो कोफैक्टर बहुत ज़रूरी हैं। इनऑर्गेनिक होते हैं ये, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे कोफैक्टर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंजाइम एक ऑर्गेनिक पार्ट है, उसको इनऑर्गेनिक पार्ट चाहिए जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। थर्ड आपके ऑब्जेक्टिव है मैनी एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। अब वही बात दोबारा उन्होंने रिपीट कर दी है आपके सामने, ऊपर वाली फिल इन द ब्लैंक्स को उन्होंने चेंज करके, जवाब वही है कोफैक्टर, लेकिन चेंज कैसे किया है। मैनी एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स। बहुत सारे जो एंजाइम है जो कि प्रोटीन पार्ट है वो रिक्वायर, उन्हें चाहिए नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स कॉल्ड डैश फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर चाहिए होता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है वो ज़रूरी होता है। एंजाइम्स आर हाईली डैश इन नेचर। ये एंजाइम बहुत ही ख़ास होते हैं, तो हम लिए स्पेसिफिक होते हैं अपनी फितरत के लिहाज से, क्योंकि हर एंजाइम अपना एक ख़ास रिएक्शन कैटलाइज करता है, ये आप सब जानते हैं। एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होता है। द एंजाइम विच कैरी आउट द सिंथेसिस ऑफ, ऐसे एंजाइम जो काम करते हैं बनाने का, डैश आर इंटेग्रल, वो लाजमी जुज हैं। इंटेग्रल पार्ट्स का मतलब होता है लाजमी जुज ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो हम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यही आपसे एमसीक्यूज पूछ लिया जाएगा। द एंजाइम विच कैरी आउट द सिंथेसिस ऑफ डैश आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइबोसोम। तो आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट क्या है, तो आपने प्रोटीन पर टिक कर देना है। तो ये हमारे पास जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप क्या फिल किया। अब नेक्स्ट है राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। अब ये ट्रू एंड फॉल्स है, एक स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हमने सही करना है, यही आपकी ऑब्जेक्टिव बन जाती है। पहली आपकी ट्रू एंड फॉल्स में स्टेटमेंट है द एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस। एंजाइम फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत अहम है, आर फाउंड, और वो मिलते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप सब जानते हैं पौधों में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, तो हम ये कहेंगे ये फॉल्स है। तो यही स्टेटमेंट दी जाएगी द एंजाइम इंपॉर्टेंट द फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन ए बी सी डी, ऑप्शन दे दी जाएगी। तो यहाँ पर फॉल्स है, तो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में होती है और इसकी जवाब आएगा क्लोरोप्लास्ट। नंबर सेकंड स्टेटमेंट है लार्ज अमाउंट्स ऑफ एंजाइम, बड़ी मिकदार में एंजाइम कैन एक्सीलरेट केमिकल रिएक्शन, चलाते हैं। बड़ी मिकदार में जो एंजाइम चाहिए होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि लार्ज अमाउंट तो चाहिए नहीं होती, स्मॉल अमाउंट होती है एंजाइम की, ये आप सब जानते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करती है। कैल्विन मेल्विन प्रपोज्ड लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन। कैल्विन मेल्विन ने लॉक एंड की मॉडल पेश किया जो कि गलत है, आप सब जानते हैं। ईमेल फिशर था साइंटिस्ट
उसने बेसिकली इस लॉ को पेश किया था, इस मॉडल को पेश किया था, लॉक एंड की मॉडल। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज कंपोज्ड ऑफ 4 रीजन। ये फॉल्स है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 2 रीजन है, एक बाइंडिंग साइट है और एक कैटालाइटिक साइट है। पहले सबस्ट्रेट बाइंड होगी, फिर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा। उसके बाद लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम हैज नो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह चुका हूं कि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब ये तमाम एमसीक्यूज फॉल्स, ये तमाम स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम हैज नो, इसका स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है, स्ट्रक्चर के बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और इसके आपने ये एमसीक्यू ज़हन में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम हैज डैश इंपॉर्टेंस है, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की एमसीक्यूज आ गए हैं। तो पहला एमसीक्यूज पूछा जा रहा है, इफ मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके अंदर हम और सबस्ट्रेट ऐड करते जाएं, एंजाइम मौजूद है, सबस्ट्रेट थोड़ी है, लेकिन हम अगर एंजाइम के साथ ज्यादा होने की वजह से सबस्ट्रेट को ऐड करते जाएंगे, मोर एंजाइम एक्टिविटी सीन, तो हमें ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी नजर आएगी। बिकॉज क्योंकि पहली ऑप्शन देयर इज प्रोबेबली मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन देयर इज एंजाइम। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर तो एंजाइम ज्यादा सबस्ट्रेट कम है, सबस्ट्रेट को ऐड किया जा रहा है। तो इसलिए यहां पे लिखा जा रहा है मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन इन द, तो मोर सबस्ट्रेट तो नहीं है, अभी तो ऐड कर रहे हैं हम। देयर इज प्रोबेबली मोर एंजाइम अवेलेबल देन देयर इज द सबस्ट्रेट। अब आपने खुद सोचना है, मैं अभी आपको इन चारों में से कोई टिक नहीं करूंगा। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक एंजाइम का रिएक्शन हो रहा है, ऑलरेडी सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम काम कर रहा है, एंजाइम की मिकदार ज्यादा है, सबस्ट्रेट कम है। अगर हम मोर सबस्ट्रेट को ऐड कर देंगे तो हमें नजर आता है केमिकल एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि देयर इज अ प्रोबेबली गालबन मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन देयर इज एंजाइम। ये तो बात हमने पढ़ ली है कि अभी तो सबस्ट्रेट मोर है ही नहीं, हम ऐड कर रहे हैं। देयर इज अ प्रोबेबली मोर एंजाइम अवेलेबल देन देयर इज सबस्ट्रेट। मोर एंजाइम, जाहिर सी बात, एंजाइम तो बड़ी मिकदार में मौजूद है और मोर एक्टिव साइड मौजूद है। देयर इज अ प्रोबेबली मोर प्रोडक्ट प्रेजेंट देन देयर इज आइदर सबस्ट्रेट और एंजाइम। गालबन मोर प्रोडक्ट प्रेजेंट देन देयर, मोर प्रोडक्ट कब, मोर प्रोडक्ट तो तब होंगे ना जब हम एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को ऐड करते जाएंगे। और हमने ये भी तो देखना है ना कि एंजाइम कितने हैं और सबस्ट्रेट कितनी है। द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोबेबली फेलिंग टू फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट तो फेलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम तो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन तो ऑलरेडी हो रहा है, या लिखा हुआ है ऑलरेडी हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, क्योंकि यहां लिखा जा रहा है देयर इज प्रोबेबली मोर एंजाइम। सबस्ट्रेट कम थी, एंजाइम ऑलरेडी मौजूद थे, मोर एंजाइम मौजूद थे। तो हमने जब मोर सबस्ट्रेट ऐड किया तो प्रोबेबली मोर एंजाइम अवेलेबल है, तो सबस्ट्रेट के लिए तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस तरह ये बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। इफ यू ऐड मोर सबस्ट्रेट, अगर आप मोर सबस्ट्रेट ऐड कर दें ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर, एंड इट हैज नो, जो पहले से रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर आप और केमिकल और सबस्ट्रेट ऐड कर दें, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रेट ऑफ द रिएक्शन पे कोई असरअंदाज नहीं होगा। ये सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गिवन दिस सिचुएशन? व्हाट इज द फॉर्म गिवन फॉर दिस सिचुएशन? सैचुरेशन, डीनेचुरेशन, कंपोजिशन एंड इनहिबिशन। देखें, रिएक्शन तो हो रहा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है, ऑलरेडी अकरिंग है, मोर सबस्ट्रेट हम ऐड कर रहे हैं। हमने एंजाइम को कांस्टेंट रखा हुआ है, यहां पर हम मोर सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि एंजाइम का एक्शन रुक जाएगा, क्योंकि एंजाइम कम हो गया है और सबस्ट्रेट ज्यादा है, तो सैचुरेशन हो जाएगी। ये हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी पढ़ा है। जब एंजाइम कांस्टेंट रखी जाए और हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं तो एक वक्त आएगा जब सैचुरेशन हो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, डिनेचर तो हो नहीं सकता, कंपोजिशन तो चेंज नहीं हो सकती, इनहिबिशन तो हो नहीं रहा, इनहिबिशन, सैचुरेशन हो जाएगा। सैचुरेशन का मतलब सबस्ट्रेट ज्यादा हो गई है,
जैसे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, अगर एक गिलास में हम 2 किलो चीनी डाल दें तो सैचुरेशन हो जाएगी, क्योंकि पानी के मालिक्यूल मौजूद नहीं है चीनी को हल करने के लिए, तो ये सैचुरेशन इसका आंसर होगा। इसके बाद द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज, अब जो एंजाइम काम कर रहा है इज कांस्टेंट अंडर ऑल कंडीशन, यानी कि यहां बात आई जा रही है बात, क्या वो कांस्टेंट रहेगा तमाम कंडीशन पे? डिक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज, या डिक्रीज हो जाएगा जब हम कंसंट्रेशन को ज्यादा करेंगे? कैन नॉट बी मैयर, या तो हम मैयर नहीं कर सकते। कैन बी रिड्यूस बाय इनहिबिटर, या वो इनहिबिटर की वजह से रिड्यूस हो जाएगा। अब यहां पर ये स्टेटमेंट है द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, जो भी एंजाइम का एक रफ्तार होती है, वो कैटालाइज करने की सलाहियत होती है रिएक्शन की, वो अंडर ऑल कंडीशन में कांस्टेंट होती है। कोई काम एसिडिक मीडियम में हो रहा है, कोई काम किस बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट नहीं हो सकती। डिक्रीज द एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज, क्योंकि रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन तो हो रहा है, डिक्रीज एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो डिक्रीज तो होगा नहीं यहां पर। कैन बी मैयर, कैन नॉट बी, यानी कैन नॉट बी मैयर, मैयर नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात अभी तो हमें पता नहीं है कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। कैन बी रिड्यूस बाय इनहिबिटर, ये पॉइंट हो सकता है कि हम इनहिबिटर की वजह से केमिकल रिएक्शन रिड्यूस हो सकता है, रुक सकता है, कम हो सकता है, ये बात हो सकती है इसके अंदर। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, आप सब जानते हैं ये एक एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होती। पहली बात, फॉर्म नो केमिकल बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, कोई बॉन्ड नहीं बनाती सबस्ट्रेट के साथ। डिटरमाइन बाय स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, या पहचानी जाती है स्ट्रक्चर के लिहाज से और खास एंजाइम के लिहाज से। लुक लाइक अ लैंप प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एंजाइम, या तो एक पॉकेट सी नजर आती है सिर्फ, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि 3 से 12 अमाइनो एसिड मिलकर एक्टिव साइट बनाता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है अमाइनो एसिड की वजह से। जो भी सबस्टेट आएगी उसके ऊपर भी जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो डिटरमाइंस बाय स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम, तो वो डिटरमाइन कैसे होगी? वो उसकी स्पेसिफिसिटी स्ट्रक्चर की वजह से होगी। और आखिर में, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू, इनमें से एंजाइम के बारे में कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सच नहीं है? नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, यानी कि 3 बातें ठीक है, 1 बात गलत है। दे कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोटीन विद और विदाउट अ नॉन प्रोटीन पार्ट, ये तो ठीक है, क्योंकि प्रोटीन भी होते हैं, प्रोटीन के विद और विदाउट एंजाइम। मैंने आपको बताया तो कुछ एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं, उन्हें नॉन प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। प्रोटीएस मैंने आपको बताया था, लाइपेज, और कुछ एंजाइम होते हैं जिनको प्रोटीन पार्ट की साथ साथ नॉन प्रोटीन कोफैक्टर की भी जरूरत है। ये जो बात है ये कोफैक्टर कह रहा है, ये कोफैक्टर। दूसरी बात, दे चेंज द रेट ऑफ द कैटालाइज रिएक्शन, ये जाहिर सी बात है जो भी रिएक्शन करेंगे उसको चेंज कर देंगे, कैटालाइज करेंगे। दे आर सेंसिटिव टू हीट, जाहिर सी बात है ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये सेंसिटिव होते हैं और ये खास टेम्परेचर में काम करते हैं। दे आर नॉन स्पेसिफिक इन देयर, ये खास नहीं होते अपने काम में, यही बात आपका आंसर है, ये खास होते हैं। ये तो ये नॉन लिखा हुआ है, स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। और आखिर में शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, लिस्ट 2 कंडीशन दैट डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये मैंने आपको बताया भी था, डिसरप्टिंग बॉन्ड बिटवीन द एटम इन एन एंजाइम। देखिए 2 कंडीशन है, नंबर 1 हाई टेम्परेचर, ये डीनेचर कर देगा, बॉन्ड तोड़ देगा, और दूसरी एक्सट्रीम पीएच, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट जाएंगे और एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। इन 2 वजह से बॉन्ड डीनेचर हो जाएगा। उसके बाद, हाउ डू लो एंड हाई टेम्परेचर अफेक्ट्स एन एंजाइम एक्टिविटी, किस तरह कम और ज्यादा टेम्परेचर एंजाइम के ऊपर असरअंदाज होता है। देखें, एक पढ़ा था हमने ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम, फिर टेम्परेचर भी पढ़ा। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम मैक्सिमम काम करता है, लो टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि वायलेंट हो जाएंगे एटम और बॉन्ड टूट जाएगा। व्हाट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, आप सब जानते हैं, इफ
नॉन प्रोटीन पार्ट जो होगा वो, या प्रोटीन पार्ट और कोवलेंटली बॉन्डेड होगा नॉन प्रोटीन के साथ, बॉन्ड के साथ, तो उसे हम क्या नाम देंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। डिफाइन इनहिबिटर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। इनहिबिटर वो होते हैं जो सबस्ट्रेट की जगह आ जाते हैं और एंजाइम को एक्टिव साइट पे आके कब्जा कर लेते हैं और एंजाइम को स्टॉप कर देते हैं। हाउ डज एंजाइम एक्सीलरेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, किस तरह एक एंजाइम जो होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है, एक्सीलरेट चलाता है। इसका आंसर है एंजाइम लोअर द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड। आप लिख भी सकते हैं जो एंजाइम होते हैं, हाउ डज एंजाइम एक्सीलरेट अ मेटाबॉलिक, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एंजाइम कैसे चलाता है। सबसे पहली बात, एंजाइम जो होते हैं वो लोअर्स कर देते हैं, लोअर्स द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, जो कि जितनी चाहिए होती है। द रिडक्शन, ये जो कमी हुई है, द रिडक्शन इन एक्टिवेशन एनर्जी बाय द एंजाइम, बाय द एंजाइम, आगे आपने यही लिख देना है, एक्सीलरेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहां पर ये बात बताई जा रही है, एंजाइम लोअर द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। द रिडक्शन ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी बाय द एंजाइम एक्सीलरेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि हर एक रिएक्शन को मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को हमेशा लोअर करता है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी बात पढ़ी हुई है। और लास्ट में एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, वो तो आते नहीं है। हमारी जितनी भी अब तक स्कीम बनी है बोर्ड के लिहाज से, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, दूसरा है पीएच और टेम्परेचर ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम के बारे में बताएं, राइट और नॉट इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम के बारे में बताएं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम इन लाइफ, एंजाइम की क्या अहमियत है लाइफ के अंदर, ये बहुत अहम है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पेज नंबर 1 में आपको बताया गया है सारा, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ द एंजाइम पढ़ी थी, प्रोस्थेटिक ग्रुप, हर चीज़ पढ़ी थी हमने। तो ये आपका एक्सरसाइज है 3rd चैप्टर का, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, ये बोर्ड के एतबार से भी बहुत अहम है। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।